राधे राधे, नमस्ते, शस्त्र काल आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम संडे को है और आज संडे ही है, 16 तारीख को आपका यूपीएससी का एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट दैट। चलिए फिर भी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स 52nd चैप्टर, जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। 52nd चैप्टर, ठीक है। भारत के न्यायवादी या महान्यायवादी ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, जैसा जिसको कन्वीनियंट हो वो लिख लें। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप लिख सकते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? बेसिकली ये जो पद है, इसके बारे में जो बात की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। ठीक है, पहले मोटी मोटी बातें को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 76 में पद की व्यवस्था की गई। जो पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत के महान्यायवादी। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? एक्चुअली में इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। और ये जो पोस्ट है, ये जो पद है, एक्चुअली में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप जान चुके होंगे, इंडियन पॉलिटी का 52nd चैप्टर पढ़ रहे हो तो काफी समय से आपने पढ़ लिया होगा प्रसाद पर्यंत कई बार, कि मतलब किसी के अंडर कह दो या किसी के अंदर इतनी पावर हो जो उस पद में कुछ परिवर्तन कर सकता हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ऐसे हैं जो अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी को उस पद से हटा सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि महान्यायवादी जी खुद से अपना त्याग पत्र दे दें। ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जो कार्यकाल है या जो इनकी नियुक्ति है या जो इनकी सैलरी है, ये किसी भी तरह की चीज संविधान में कोई व्यवस्था या संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है या लिखा हुआ नहीं है बेसिकली। तो जो पारिश्रमिक मिलता है या जो इनकी नियुक्ति होती है, इनकी जो योग्यताएं होती हैं, उनके विषय में कुछ चर्चाएं हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इनकी योग्यता ये होती है, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है हमारा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय भारत देश का एक ही है जो कि दिल्ली में है आईटीओ से थोड़ा सा दूर है, 5 मिनट की दूरी पे। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता समान होनी चाहिए, मतलब मानी जाती है कि इनकी योग्यता और इनकी योग्यता पैरेलल होती है, इक्वल होती है, सिमिलर होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता कितनी होती है? एक या तो किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए न्यायाधीश रहे हो, या फिर वो 10 सालों तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रहे हो। तो यही योग्यता है आपके भारत के महान्यायाधीश। देखिए, न्याय से आपको समझ आ रहा होगा कि इनका संबंध जो भी है कहीं ना कहीं न्याय से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं इनको कोर्ट में जाना आना पड़ता होगा, कुछ ना कुछ संबंध इनका होगा जरूर इससे, भारत के महान्यायवादी होगा से। तो इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। इनके पारिश्रमिक की बात करें तो संविधान में है नहीं, कार्यकाल निश्चित कोई भारत संविधान में है नहीं, पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। बाकी अभी और पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा ये लिख लेते हैं, ब्रीफ कर दिया जितना हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में इनकी बात की गई है इस विषय में, अनुच्छेद 76। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। शॉर्ट में लिखूंगी, आप चाहें तो बड़ा सा लिख लें पूरी लाइन में कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख लें, बाकी मैं लिखूंगी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। आप समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 से भी समझ जाएंगे, कोई पूरा लिखने की जरूरत है नहीं मुझे कि क्या हो रहा है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के विषय में जितनी जो बातें हैं उसी में लिखेंगे। ठीक है, ये तहत भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। और राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी इनकी। इनका जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। यहाँ पे ठीक है, पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। इन्हें पद से हटा सकते हैं और ये चाहे तो त्याग पत्र दे सकते हैं खुद। महान्यायवादी जो है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, AGI लिख देती हूँ मैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
खुद भी त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कुछ निश्चित नहीं है संविधान में। कार्यकाल निश्चित नहीं है संविधान में। क्योंकि ये पद कैसा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, इनका जो पारिश्रमिक है यानी कि जो सैलरी है वो भी क्या है, पारिश्रमिक भी निश्चित, मतलब संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, इसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है, ऐसे कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं है संविधान में कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे उनकी इतनी सैलरी होगी, इतना पैकेज होगा, या जो भी चीजें, जो सुविधाएं मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती है, उनके विषय में संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। और इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, योग्यताएं इनकी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। क्या होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता होती है कि या तो वो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने वकालत करी हो यानी कि एज वकील काम किया हो, और 5 वर्ष तक उसने क्या करा हो, हाई कोर्ट में किसी भी उच्च न्यायालय में वो 5 साल तक जज रहा हो। ठीक है, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, वकील, है ना, और दूसरा 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। यही होती है सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी योग्यता। और यही सेम चीज चाहिए होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, जो भी व्यक्ति को बनाना चाह रहे हैं, जो बनने वाला हो, उसकी योग्यता अगर देखी जाएगी तो उसकी योग्यता को कंसीडर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसके उनके बराबर, उनके ही सिमिलर बिल्कुल कंसीडर किया गया है। यानी कि उनकी योग्यता, अगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय होते हैं, उच्चतम जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम कोर्ट के, वो उनकी न्याय कितनी होती है योग्यता कि 10 वर्ष तक या तो उन्होंने वकालत कर रखी हो या फिर 5 वर्ष तक वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके होंगे। पारिश्रमिक इनका कुछ तय नहीं है, कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनकी जो पोस्ट होती है, इनका जो पद होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। यानी कि जब चाहे राष्ट्रपति उनको जब ऐसे हालात लगते हैं तो उनको पद से हटा भी सकते हैं, और दूसरा पद से हटने का ये तरीका है कि ये खुद भी त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 76 में इन सभी चीजों की बातें हुई है, यानी कि भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए, ये बात अनुच्छेद 76 में की गई है। नियुक्ति इनके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अभी कार्यकाल और ये हो गया, नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने करी थी, संविधान अनुच्छेद 76 के तहत ही गया है ना। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, कार्य और शक्तियां है, हेडिंग डालते हैं कार्य और शक्तियां। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, ये दिखा नहीं है सही से, आई थिंक सभी लोगों को ना सही से दिखा नहीं है, अभी भी नहीं दिखा शायद, चलिए कोई नहीं, बता तो दिया कि वही है, सेम चीज है ना। ठीक है, वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ये तो हर किसी के लिए, ये मैंने लिखवा ही दिया है उसमें कि भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए योग्यताओं में, है ना।
लिख दो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। तीसरी योग्यता ये है, ये तो हर व्यक्ति के लिए है, आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉमन सी बात हो गई, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा कॉमन बात हो गई है कि अगर किसी को भी ऐसे पद मिल रहे हैं तो उसमें क्या उसे भारत का नागरिक होना बहुत ज्यादा आवश्यक माना गया है। और जहां मैंने लिखा है वहां से आई थिंक विजिबल ही नहीं हो रहा है वो, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, शायद दिख जाए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए मैंने बोल दिया है, अगर कहीं जिसको दिखा नहीं है वो यहां से काम चला लेंगे, क्योंकि बोल तो दिया ये सेम बात है ना। कार्य एवं शक्तियां, हेडिंग डालिए कार्य एवं शक्तियां। देखिए आपको पता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, काफी आपके हिसाब से बड़ा पद होता होगा, हमारे हिसाब से भी है ना, जिस हिसाब से हमने जितना सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो उस हिसाब से ये पद कोई छोटा मोटा इतना पद नहीं है, बड़ा पद है। कहीं क्या आप अटॉर्नी जनरल ऑफ, कहीं क्या आप जनरल लग रहे हो, कहीं क्या आप अटॉर्नी लग रहे हो, इसमें तो दोनों शब्द शामिल है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो महान्यायवादी, वैसे भी हिंदी में जब पढ़ो तो और ज्यादा शक्तिशाली शब्द लगता है ये। तो कार्य बेसिकली इसके क्या है, इसे भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में, है ना, एक ये जो महान्यायाधीश एक तरह से मुख्य कानून अधिकारी के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। सबसे पहली बात है, कानून से रिलेटेड, विधि से रिलेटेड, न्याय से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, न्यायालय से रिलेटेड चीजें ही है ना, तो इनको क्या होता है, क्या कंसीडर किया जाता है, भारत के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। और इनके तहत इनके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली देखिए, सरकार के जो भी मामले होंगे, ये कार्य मैं बता रही हूँ, सरकार के जो मामले होंगे, जो मुद्दे होंगे, उनको पेश करना न्यायालय में सरकार की तरफ से। प्रॉपर बात सुन लीजिएगा, किसी भी जो देखिए राष्ट्रपति जी इनको कुछ ना कानून दिखाते हैं मतलब बताते हैं, जो ऑथोराइज्ड कर दिया होता है, उनको दे दिया होता है कि ये जो मामले हैं इन पर आप क्या करोगे, आप सरकार को सलाह दोगे। पर वो मामले किससे रिलेटेड होते हैं, विधि से मतलब कि कानून से, है ना, लॉ, वो रिलेटेड होते हैं मामले विधि से, और उन पर सलाह देना होता है महान्यायाधीश को। क्यों देते हैं, क्योंकि इनको राष्ट्रपति जी ने ऑथोराइज्ड किया होता है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों पर सलाह देने, है ना, भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों पर, यानी कि कानून से संबंधित मामलों पर सलाह देना, ठीक है। देखिए विधि के ज्ञाता तो होंगे ही ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 10 साल उन्होंने वकालत करी है उच्च न्यायालय में, 5 साल वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे हो, और तो फिर ऐसे में उनका न्याय को लेके ज्ञान, कानून को लेके ज्ञान, उनका विधि के समक्ष जो भी चीजें आती है उन सबका संज्ञान उनको बहुत अच्छे से होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है। तो जाहिर सी बात है उन्हीं को बनाया गया है इस पद के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में यही एबिलिटी देखी गई है, यही योग्यता देखी है, तो वो इस चीज से भरे पूरे हैं, पूरा विधि का उनको नॉलेज है। तो सरकार को जब भी विधि की किसी भी मामले में सलाह लेनी होगी तो सलाह कौन देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। और ये क्यों देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने सौंपा है उनको, है ना, राष्ट्रपति ने इनको ऑथोराइज किया है ना, राष्ट्रपति ने इनको ओथ दिलाई है, नियुक्ति करी है, ठीक है, भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों पर सलाह देना, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा है विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें, है ना, विधि से ही संबंधित, यानी कानूनी ज्ञाता के रूप में ही, कानूनी सलाहकार के रूप में ही स्वरूप में अन्य सलाह या अन्य कर्तव्य या अन्य कार्य आप बोल सकते हो वो कराना है, अन्य कर्तव्यों का भी तो पालन करना होगा। एक कर्तव्य ऐसा तो नहीं है, इतना बड़ा पद दे दिया है तो और भी दिखाएंगे कि किन किन फील्डों में कहां कैसे सजेशन देना है, अन्य कर्तव्यों का पालन करना, ठीक है, विधिक स्वरूप में ही होगा, लेकिन यानी कि कानून से ही संबंधित जो भी कार्य होगा वो ज्यादातर कानून से ही संबंधित होगा, क्योंकि विशेषज्ञ है वो कानून के, आप ऐसा मान सकते हैं कि वो स्पेशलिस्ट है,
जैसे कोई सर्जन होता है, जैसे कि जब कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर हो जाता है, यानी कि उस सब्जेक्ट का वो ज्ञाता हो जाता है, उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो जाता है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपकी विधि के अच्छे तरह से ज्ञाता है, तो कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राष्ट्रपति ने सौंपे, विधिक स्वरूप से अन्य कर्तव्यों का पालन जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, है ना। हो सकता है लोगों को लग रहा हो मेरी स्पीड बहुत तेज है, तो स्पीड इसलिए तेज है क्योंकि यहाँ पे फैन नहीं है, फैन अरेंज नहीं हो पा रहा है, फैन अरेंज नहीं तो एसी अरेंज नहीं हो पा रही है, तो कुछ चीज सही से बन नहीं पा रही बात यहाँ पे, ठीक है। और वाला फैन अगर लगा लेंगे तो उधर वाला वो बहुत फिर आवाज करता है, तो फिर वैसे ही दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी इससे। और एसी हम शायद अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, का पालन जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, राइट। अभी ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या सौंपता है, कौन कौन से कार्य हैं जो सौंप देते हैं। इनको अच्छे से समझ लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, जैसा आपको कौन सा कलर है, जो भी आपको लगे उस हिसाब से और तीसरा है कि संविधान ने अगर इन्हें कुछ और कर्तव्य दिया है तो उसका भी निर्वहन करेंगे। एक तो आप ये सरकार को सलाह देंगे, दूसरा कुछ ऐसे कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं वो करेंगे, तीसरा क्या है, संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो हमारी होगी कि राष्ट्रपति महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना महान्यायवादी ने विधिक स्वरूप से जो ज्ञानी कर्तव्य है उनका पालन करना है, और महान्यायवादी को तो फिर और भी कार्य सौंपा किसने, राष्ट्रपति जी ने सौंपा। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हेडिंग डालेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए महान्यायवादी को अन्य कर्तव्य, ठीक है। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ परेशानी पीड़ा तो नहीं है ना। अनुच्छेद 76 की एक बार रिवाइज करा दो। अनुच्छेद 76 के तहत इस विषय की बात हुई है। कोई बात नहीं। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का एक पद होना चाहिए, इस बात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति जी ने इनकी नियुक्ति कर दी, पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद बने हुए। इनकी योग्यता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए, है ना। जो जैसे कि योग्यता क्या है कि 10 वर्ष तक या तो उच्च न्यायालय के वक्ता रहे हों, यानी कि वकील रहे, फिर 5 वर्ष तक वो वहाँ पे न्यायाधीश रहे हों। पद से वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं और राष्ट्रपति जी उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। उनकी सैलरी के बारे में संविधान में कुछ बात नहीं की गई है, कार्यकाल उनका कुछ संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, सिंपल सी बात है। और उनके कर्तव्य जो है या कार्य जो है वो क्या है, भारत का नागरिक होना, ये कॉमन है। कोई भी जब इतने बड़े पद की बात करोगे तो भारत का नागरिक होना अपने आप से कंसीडर कर देना, ये नहीं कि वेट करो किसी का या भूल जाओ या देखो मत, ठीक है। और काम इनके यही है कि सरकार को कानूनी सलाह देना या राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना और संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, हटाना पड़ेगा इसको, है ना, एक सेकेंड। चलिए, क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट है हमारा कार्य एवं शक्ति हो गया, अधिकार एवं कार्य एवं शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति महान्यायवादी को कौन से कार्य सौंपते हैं, है ना। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे कार्य, है ना। आपको पता है कि वो क्या करते हैं, उनके कार्य क्या है कि किसी भी विधिक मामले पर उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी को सरकार की तरफ से पेश होने का अधिकार है। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल देखो, आप सिविल में देखो, अगर कोई व्यक्ति होता है, किसी का कोई केस चल रहा होता है नॉर्मल, तो क्या होता है, अगर वो इंसान खुद नहीं पहुंच पाता है तो उसके वकील को वहां पे ऑलमोस्ट कंसीडर कर लिया जाता है ना। बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब बंदा चाहिए होता है, अदरवाइज क्या होता है कि उसका जो लॉयर है वो उसके बिहाफ पे
वहां पे चीजें हैंडल कर लेता है, संभाल लेता है, यानी कि प्रस्तुत हो जाता है, वो बता देता है जो भी चीजें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जैसा भी होता है वो मैनेज हो जाती है चीजें। तो यहाँ पे ये बहुत बड़े लेवल की बात है, ऑथोराइज्ड है बाकायदा राष्ट्रपति द्वारा। ये क्या करने के लिए ऑथोराइज्ड है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश हो। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय की बात है तो भारत सरकार की ओर से, लिखिए भारत सरकार की ओर से, चलिए मैं लिख देती हूँ, आप मत लिखो, मैं लिखती हूँ तब लिखो, अब तो लिखोगे। सरकार से संबंधित मामलों को लेकर ठीक है, उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, ये एक तरह से सरकार के रूप में सरकार की जगह पे जाएंगे। सरकार जो है आपकी, वो अगर उसका कोई मुद्दा है, कोई मामला है जिसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना है, तो ये उस चीज को फेस करेंगे, ये उनके बिहाफ पे जाएंगे बेसिकली। ठीक है, कौन? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करेंगे, भारत सरकार को ही वो एक तरह से वो कर रहे हैं ना प्रेजेंट, तो भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो आपकी सरकार चल रही है, केंद्र का मामला है, जैसा भी मामला है, उस विषय की बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पे उनकी तरफ से ये जाएंगे उच्चतम न्यायालय में और ये पेश हो जाएंगे और इसको कंसीडर क्या किया जाएगा, भारत सरकार की तरफ से कंसीडर कर लिया जाएगा कि हाँ भाई वही है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश हो सकते हैं। ठीक है, और भारत नहीं लिख रहे क्योंकि बात हम भारत की कर रहे हैं, इंग्लैंड का तो कुछ पढ़ नहीं रहे, भारत की महान्यायवादी पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, तो भारत के ही विषय में बात हो रही है, भारत सरकार की बात हो रही है। कोई इस बात को मत पकड़ लेना कि कौन सी सरकार है ना, मैं ये बोल रही हूँ कि इंग्लैंड की सरकार, अमेरिका की सरकार, भारत देश की सरकार की बात हो रही है। ठीक है, इतना कॉमन सेंस लगा लेना। अच्छा, एक और बात, अनुच्छेद 43 के तहत, एक है अनुच्छेद 143 नहीं, अनुच्छेद 143 के तहत क्या सीखना है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के तहत, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व करेगा। इस बात को देख लो, संविधान में चलिए लिखते हैं, बिना लिखे हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। संविधान में अनुच्छेद, गर्मी बहुत तेज है भाई, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत क्या करना है इनको, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। हिचकी खांसी सब साथ में आई। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय, थोड़ी लाइन अच्छी बन जाए ना, उच्चतम, ठीक है, सही लाइन बन गई। संविधान पढ़ लें, देखते हैं कैसा बन रहा है, थोड़ी लंबी लाइन है, सोच रही सही सा लिखी कुछ ना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रपति द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, जो बात कई बार समझ आ जाती है, मुंह से बोलने से समझा लेते हैं, वो कई बार लिखने में एग्जैक्टली वैसा थोड़ा वर्ड्स का आगे पीछे हेरफेर ना हो जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है ना, कि लिखने में मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। चलिए, और कुछ कार्य बचा है इनका, राष्ट्रपति द्वारा जो महान्यायवादी को सौंपा जाए, भारत सरकार की तरफ से पेश हो गए, राष्ट्रपति द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, प्रभुत्व नहीं, प्रतिनिधित्व बोलेंगे इसको, हाँ,
प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व करना। तीसरा भी कुछ है भाई, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ठीक है, बताते हैं। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। जल्दी जल्दी लिखना, कानूनी बहुत है यहाँ पे भाई, बोलना भी जल्दी जल्दी है, लिखना भी जल्दी जल्दी है, याद भी जल्दी जल्दी हो जाए तो बात है ना, नहीं जब याद भी हो जाए टाइम पे फटाफट से तभी तो मजा आएगा। लिख लीजिए फटाफट से, कभी दिक्कत बिना परेशानी का सामना किए हुए जल्दी से लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फटाफट से। इतना तो लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, बेसिकली समझाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम हेडिंग डालते हैं अधिकार एवं मर्यादाएं, ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम अधिकार एवं मर्यादाएं। महान्यायवादी की बात हो रही है, ज्यादा ध्यान ना भटके किसकी मर्यादा। ठीक है, अधिकार एवं मर्यादाएं क्या है, सिंपल सी बात। देखिए इनको संविधान में दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है, वहां बोलने का अधिकार है, विचार विमर्श करने का अधिकार है। आई बात समझ में, दोनों ही सदनों में ये बैठ सकते हैं, वहां की जो भी वहां पे कार्यवाही होती है उसमें शामिल हो सकते हैं, विचार विमर्श में भागीदारी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सदन ये सदन, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर बताते हैं। कुछ मर्यादाएं भी हैं, जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति साक्षात राष्ट्रपति जी को 100 में से 100 अधिकार नहीं मिले, जो सबसे बड़े भारत के प्रमुख नागरिक हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं, है ना, आधिकारिक रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं माने जाते हैं, वास्तविक शक्ति आपके प्रधानमंत्री के पास है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि 100% में से 100% चीजें ये कर सकते हैं। तो फिर इनकी मर्यादाएं कैसे नहीं होंगी, है ना, इनकी भी मर्यादाएं होना। श्री राम जी की भी कुछ मर्यादाएं थी, है, वो तो पता ही, वैसे कुछ क्या बहुत ही ज्यादा थी उनकी, तो मर्यादाओं से भरे पूरे थे इंसान वो, है ना, इंसान नहीं भगवान, सॉरी माफी, है ना। चलिए तो भारत की लिखते हैं, मर्यादा लिखा पहले। चलिए पहले ये लिखते, किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ये तो पता ही चल गया हमको, है ना, यहाँ से पता चल गया वैसे तो, पर ये इनके अधिकारों में भी आता है। ये तो पहले कार्यों में आ गया, अब इनके अधिकार में आएगा। भारत के किसी भी न्यायालय में ये क्या होगा ऐसा, ये क्या होगा, मानते कोई, भारत के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को, यानी कि एजीआई के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुनवाई का अधिकार है। आपके चक्कर में मुझे ना कलरफुल मार्कर यूज करने पड़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छा सा। ब्लैक 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 नहीं करती हूँ ऊपर कि समझ आता रहे। भारत के किसी भी न्यायालय में एजीआई को, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सुनवाई का अधिकार है। देखिए भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनमें से किसी भी न्यायालय में भारत आपके जो महान्यायवादी हैं इनको सुनवाई का अधिकार है। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ स्पेसिफिक न्यायालय ही चूज किए गए, ऐसा नहीं है। और एक और बात बताई थी कि भारत के दोनों ही सदन में, है ना, संसद के दोनों सदनों में इनको बैठने का अधिकार है। संसद के दोनों सदन में, दोनों सदनों में बैठने और भाग लेने का अधिकार है ना। ठीक है, कहीं का कोई दिक्कत आई, संसद के दोनों सदनों में, यानी कि जो आपका राज्यसभा है, संसद में आपकी लोकसभा है, दोनों ही सदनों में ये बैठ सकते हैं, ये क्या कहते हैं, वहां पे भाग ले सकते हैं, है ना, जो भी विचार विमर्श है उनको सुन भी सकते
सकते हैं, बोल भी सकते हैं, इस बात की इनको स्वतंत्रता है, इस बात पे इनके पास क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होगी कि कार्यवाही में भाग ले सकते हैं दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का मताधिकार है। ये बात हमेशा याद रखना कि बगैर मताधिकार के भी इनको ये बात का अधिकार है। आप समझ रहे हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके अधिकार क्षेत्र में ये चीज आती है कि बगैर मताधिकार के संयुक्त बैठक है ना, बगैर मताधिकार के भी ये दोनों सदनों में बैठक ले सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब क्या है, एक संसद के जो सदस्य होते हैं ना, जो सांसद होते हैं आपके, जो है ना, या आपके एमएलए एमपी जो भी होते हैं, है ना, संसद के सदस्य होते हैं, चाहे राज्यसभा के लोकसभा के, उनके जो वेतन व भत्ते होते हैं उनके सेम ही, उनके समान ही इनके वेतन एवं भत्ते होते हैं। क्लियर है? नहीं है तो करा देते हैं। संसद के सदस्यों के समान ही इनके वेतन एवं भत्ते होते हैं। वेतन एवं भत्ते होते हैं। राइट, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? यानी कि जो संसद के सदन है, जो आपके सदन है, लोकसभा सदन या राज्यसभा है, दोनों में जो सदस्य होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं एज सेम एज आपके एजीआई के भी होते हैं वेतन और भत्ते। क्यों? क्योंकि आपको एक बात तो पहले ही पता चलेगी कि इनके पारिश्रमिक है, जो इनका वेतन है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में अगर देखिए आपके पास यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकती है कि महान्यायवादी का दो तीन चीजें वो कर दे कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो उल्लेखित नहीं है संविधान में, कार्यकाल दे दे और पद दे दे और आपकी सैलरी दे दे। तो आपको पता है कि पद की बात अनुच्छेद 76 में हुई है, लेकिन ना सैलरी की बात हुई है ना कार्यकाल की बात हुई है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि इनमें से कौन से पद हैं जो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और महान्यायवादी दे दे तो भाई हाँ है, प्रसाद पर्यंत ही है, ये वाला जो है प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, और महान्यायवादी की और सीमाएं भी कुछ हैं, मर्यादाएं भी कुछ हैं, तो मर्यादाओं में क्या क्या आता है? देखिए ये हमने पढ़ लिया सीमाएं, अब हम पढ़ेंगे मर्यादाएं। हेडिंग डालने की मर्यादाओं की अलग से, वरना तुम लोग मुझे मार डालोगे ना, कहोगे मैडम ये क्या लिखवा दिया साथ में। चलिए हमने यहाँ लिखा दिया अधिकार और यहाँ लिख दिया मर्यादाएं, बस बात खत्म करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अगले संडे को पेपर भाई सबने शपथ तो देखी, सब लोगों ने शपथ देखी, मैंने 1.5 घंटे बैठ के 1.5 घंटे शपथ देखी है। ठीक है, पर वही बात है, बात तो ये ना, हम तो भी बेरोजगार है, शपथ देखने से रोजगार थोड़ी मिला करता है। कोई नहीं, देखते हैं। चलिए, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है ना, ये बात क्लियर है कि भारत सरकार के खिलाफ वो कोई सलाह फेवर में दे सकता है, पर खिलाफ में कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है, ये इसकी मर्यादा है। मर्यादा में रखना बहुत जरूरी है ना। तो क्या है, भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ कोई विश्लेषण नहीं कर सकता है, या फिर उनके खिलाफ क्या कर सकता है, कोई वो बयान नहीं दे सकता है या सलाह नहीं दे सकता है ना। भारत के खिलाफ नहीं देना, उसको अगेंस्ट में नहीं देना, जो भी करना है उसको क्या करना है, भारत के फेवर में करना है। तो भारत के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं दे सकता है। सही बात है, जब उन्होंने के पद पर तुम्हें नियुक्त किया है तो देख आपको जयचंद थोड़ी बनना है ना, घर का विधि लंगड़ है थोड़ी करना है, कुछ मर्यादाएं होनी जरूरी। वो अलग बात है, बहुत सारे गतिविधि हैं जो लंका ढा जिन्हें भारत देश को ढा दिया है ना, शुरू से जयचंद हमारे देश में बहुत रहे हैं। भारत के खिलाफ कोई सलाह या फिर विश्लेषण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। कार्यवाही की तो खैर बात ही नहीं आती, वो तो एक्शन में हो जाएगी। तो सिर्फ बात तक का है कि कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, आइडिया भी नहीं दे सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो फिर जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए अगर कोई मामला उसके पास है, जिस देखिए ऑब्वियसली उसे
ऑथोराइज कर रखा है, अटॉर्नी जनरल को ऑथोराइज कर रखा है कि वो भारत सरकार के मामलों में पेश होंगे भारत सरकार की तरफ से। तो ऐसे मामलों पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो सिर्फ पेश होंगे, जैसा बोला गया है जो उनके फेवर में चीजें जा रही है वही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, अपना दिमाग लगा के फालतू चीज नहीं करनी है, अगेंस्ट में चले जाओ, ठीक है। तो भारत सरकार की तरफ से जिन मामलों पर पेश होना है, भारत सरकार की तरफ से जिन मामलों में पेश होना है, उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा होगा आपको। इतना समझ आ गया। देखिए कुछ अधिकार तो कुछ मर्यादाएं हमेशा चलती हुई आ रही है और होनी भी चाहिए, ठीक है, सीमा में रहना भी बहुत जरूरी है। जितना अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो ये हम सभी जानते हैं कि कोई अधिकार ऐसा है नहीं जिसका उल्लंघन किया ना जा सकता हो, तो इससे अच्छा है कि कुछ मर्यादाएं जरूर तय कर दी जानी चाहिए, कुछ सीमाएं जरूर बांध देनी चाहिए, ताकि कुछ गलतियां करने की अगर कोई सोचे भी तो ना ही करे ना, बाकी करते तो क्या नहीं है, गलतियां के लोग पाप कर्म करते हैं, मर्यादाओं से बाहर जाकर के करते हैं, ठीक है। चलिए इतनी चीजें समझ आ जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से करिए, जैसा आपको समझ है वैसा लिखिए, पर लिखिए जरूर। चलिए और भी मर्यादाएं हैं, अभी मर्यादाएं खत्म नहीं हुई हैं, मर्यादाएं हैं, इनको एक और काम है, अटॉर्नी और जनरल की एक और मर्यादा है, अभी कई मर्यादाएं हैं वैसे तो। एक ये मर्यादा भी है कि अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो अगर भारत सरकार की अनुमति नहीं है तो उस व्यक्ति का ये बचाव नहीं कर सकते हैं। देखिए मीनवाइल ही इज द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ लॉ, है ना, उनको बहुत ज्यादा लॉ की नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है कि बचा सकते हैं व्यक्ति को जो पीड़ित हो या जैसी भी तकलीफ हो। पर अगर भारत सरकार की उससे परमिशन नहीं है, ऐसे में वो ऐसे व्यक्तियों का बचाव नहीं कर सकता है जो दोषी पाए गए हो। सिंपल सी बात है, तो किसी दोषी व्यक्ति का बचाव नहीं करेंगे जब तक कि क्या ना हो, भारत सरकार की अनुमति ना हो, ठीक है। तो लिख लेते हैं, वह बिना भारत सरकार की अनुमति के, क्या लिखते हैं, बिना भारत सरकार की अनुमति के मर्यादाओं में ही है ये, ठीक है, बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक व्यक्ति को व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं, बचाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब तक भारत सरकार परमिशन नहीं देगी, अगर कोई व्यक्ति दोषी है, आपराधिक काम क्रिया में वो संलग्न पाया गया है, तो उस सिचुएशन में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो उसको किसी भी तरह से बचा नहीं सकते हैं, ठीक है, अलाउड नहीं है जब तक कि भारत सरकार उनको परमिशन दे। एक और उनकी मर्यादा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिना भारत सरकार की परमिशन के किसी भी कंपनी में निवेशक नहीं बन सकते हैं, ठीक है, वेरी क्लियर। नहीं है क्लियर तो लिखवाती हूँ, लिखवाना तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है, बिना लिखवाए तो क्या हो जाएगा, बिना भारत सरकार की अनुमति के वो किसी परिषद या कंपनी निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बिना भारत सरकार की अनुमति के, भारत सरकार की अनुमति के किसी कंपनी में जो भी, जैसे इन्होंने पद ग्रहण कर रखा है, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद ग्रहण कर रखा है। ऐसे में अगर भारत सरकार परमिशन नहीं देती है और वो किसी भी
कंपनी के निदेशक बनते हैं या फिर किसी परिषद के निदेशक का पद ग्रहण कर लेते हैं तो क्या किया जाएगा? क्या उसको वैलिड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। किसी कंपनी या परिषद के निर्देशक यानी कि निर्देशक का पद नहीं ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी कंपनी या परिषद के निर्देशक का पद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रीलिम्स हमेशा होगा और बहुत सालों से होता आ रहा है। इंडियन पॉलिटी का सिलेबस आपको पता है, तो इंडियन पॉलिटी के कितने क्वेश्चन बन चुके, कितने नहीं बन चुके, कहाँ से नहीं बने हैं, कहाँ से बन चुके हैं, सब ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को कई बार माइंड में रिक्रिएट करते रहना होता है कि इसको इस चीज से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? चलिए एक और इनकी है क्या कहते हैं मर्यादा जो है वो क्या है? जब तक कि विधि एवं न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस शासकों के प्रस्ताव का संदर्भ ना दे तो भारत सरकार के किसी मंत्रालय विभाग के सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देंगे। देखिए आपको सिंपल सी बात है कि इनको अलाउड जिन चीजों के लिए किया गया है, जिन कामों के लिए ऑथोराइज किया गया है, ये उन्हीं कामों पर सलाह दे सकते हैं, है ना। जो विषय बेसिकली दिए गए हैं उन्हीं पर सलाह देंगे। ऐसा नहीं है कि हर मुद्दे पर ये सलाह देते रहेंगे, कुछ मुद्दों पर सलाह देने के लिए इनको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जब आपके इनको परमिशन मिल जाएगी उसके बाद ही ये सलाह देंगे। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से विषय हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि यानी कि जब तक कि विधि मंत्रालय यानी कि या फिर न्यायालय है ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, जब तक विधि मंत्रालय या फिर विधि मंत्रालय, कानून न्याय मंत्रालय इनको स्पष्टता प्रस्ताव ना दे कि भाई ऐसा करना है, इनको सलाह देनी है, तब तक ये बेसिकली उनकी परमिशन के बिना सलाह नहीं दे सकते हैं किसी भी परिषद को। इतना समझ लीजिए कि बिना विधि मंत्रालय के लिख लेते हैं, विधिक मंत्रालय के आश्वासन के, है ना, आश्वासन शब्द होता है, सुना है? आश्वासन के किसी अन्य परिषद को सलाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है, सलाह नहीं दे सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर है आपको, है? चलिए देखिए फिर हम लिख देंगे भारत का महाधिवक्ता। एक छोटा सा बच्चा है, हेडिंग डालेंगे और इसको लिख देंगे। इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। पर एक और बात है, इसके साथ थोड़ा सा एक चीज याद आ गई, वो ये है कि देखिए जो आपके ये जो महान्यायवादी होते हैं ये कोई सरकार के ना वकील नहीं है, ठीक है, पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं। एक भी साथ के साथ ये भी याद रखना है कि जो सरकारी वकील ये नहीं होते हैं भारत सरकार के, तो कई बार क्या होता है कि इनको निजी कार्य करने से रोका भी नहीं जा सकता। जैसे हमने बोला ना कि किसी अन्य परिषद को सलाह नहीं देंगे, तो ऐसा कंपलसरी भी नहीं है, ये मर्यादा है इनकी, बट कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ऐसे नहीं है कि ये भारत सरकार के सरकारी वकील तो है नहीं, तो अगर वो अपने कुछ निजी कार्य करना चाहेंगे, इन दैट सिचुएशन क्या हो सकता है कि इनको ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हैं, है ना, इनको ज्यादा उन पर रोक नहीं लगा सकते हैं इतनी कड़ी, क्योंकि क्या है वो सरकारी वकील तो है नहीं भाई सरकार के। तो ये थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे स्टार बना के लिख देते हैं। हालांकि महान्यायवादी भारत सरकार के पूर्णकालिक
सरकारी वकील है नहीं है, इस कारण निजी कार्यों पर ज्यादा रोक नहीं लगाई जा सकती है। अगर दिख नहीं रहा तो मेरे बोलने से लिख लेना, जैसा मुझे रोक नहीं लगाई जाती या जा सकती। एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, इसलिए है जनरली तो क्या होता है कि वो अन्य परिषद को वो सलाह देते ही नहीं, अन्य परिषद जो प्राइवेट हो या जैसी है जो भी, तो ये सिंपल सी बात है। महान्यायाधीश सरकार के प्रोकरे वकील नहीं है, वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। निजी कार्यों से मतलब यही है कि निजी विधिक कार्यवाही है, और कोई कार्यवाही नहीं कि फालतू कोई कार्यवाही सोच लो ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालते हैं फटाफट से, भारत का महाधिवक्ता, और इनके अनुच्छेद पढ़ते हैं 76, 88 और 105। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए, कहता है नहीं कहता है? अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। देखिए चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? चैप्टर अनुच्छेद 76 कह रहा है कि भारत का एक महान्यायवादी हो। फिर अनुच्छेद 88 कह रहा है कि महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े होने का अधिकार। ठीक है, 88 क्या कह रहा है? महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों से जुड़े अधिकार हैं। आपको पता है ना कि ये दोनों ही सदनों में बैठक ले सकते हैं, दोनों ही सदनों में भाग ले सकते हैं, है ना, बिना मताधिकार के संयुक्त बैठक में भी, है ना, से जुड़े अधिकार हो। ठीक है, क्लियर है? महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों से जुड़े अधिकार, महान्यायवादी को या के पास ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों से जुड़े क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार, और किसमें बात की गई इसकी? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 क्या कह रहा है? महान्यायवादी की शक्तियां और विशेषाधिकार, देखिए अनुच्छेद भी तो मिलाने को दिया जा सकता है आपको, नहीं? यूपीएससी आपसे कुछ भी पूछ सकती है, इतना तो आप अज्यूम करके रखेंगे। ऑलवेज एक्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड, है ना? कुछ भी जो आपने अनएक्सपेक्टेड हो आपके हिसाब से ना, वो चीजें हो सकती हैं आपके हिसाब, हो जानी चाहिए, ऐसा भी होता है और हो भी जाती है। क्लियर है? चलिए हेडिंग डालिए महाधिवक्ता। हाँ देखिए, आपको पता है कि एक महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता। ये जो महाधिवक्ता होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में जितना जिक्र है उसका पढ़ लेते हैं। इसमें छोटी सी बात बताई गई है महाधिवक्ता के बारे में कि ये जो होते हैं अपर महाधिवक्ता या फिर महाधिवक्ता, ये महान्यायवादी की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनके सहायक होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए होते हैं। बेसिकली अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की तो बात की गई है, पर महाधिवक्ता की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, और एक बात और, जैसे कि अगर कोई सरकारी केंद्रीय स्तर पर कोई सरकारी विधिक मामला है तो उसके लिए अलग विधि मंत्री होता है, वहां पे आपके महान्यायवादी काम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, इतना दिमाग में बिठा के रखना। तो अगर मैं चाहूँ गाइस, पता नहीं मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया था आपको, नमस्ते नमस्ते भी कर दिया था, फिर मैंने देखा तो ये कुछ कैप्चर नहीं हुआ है। आई डोंट नो, कुछ दिक्कत आ रही है, तो टेक्निकल लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा पढ़ा देती हूँ। मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया था आपको, नमस्ते नमस्ते सब कर दिया था, फिर मैंने देखा तो ये यहाँ से भी इससे ज्यादा आगे गया नहीं है।
तो चलिए बता देते हैं महाधिवक्ता के बारे में चैप्टर में जो दे रखा है। देखिए एक यहाँ पे महाधिवक्ता भी होते हैं जो सिर्फ मददगार होते हैं किसके, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो भी उनके कर्तव्य हैं उनको निर्वहन में जो भी सहायता की जरूरत पड़ती है उसके लिए महाधिवक्ता जी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, महान्यायवादी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कहते हैं, हेल्पर कहते हैं, जैसा समझ आए वो सहायक होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा एक और बात है, जैसे कि महाधिवक्ता जो है उनका संविधान में कोई जिक्र है नहीं। जो आपके महान्यायवादी है उनको वैसे जिक्र है, संविधान के अनुच्छेद 76 ने क्या जिक्र कर दिया कि भाई यहाँ पे एक महान्यायवादी होना चाहिए, पर महाधिवक्ता के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इनको अपर महाधिवक्ता या महाधिवक्ता जो भी होते हैं ये महान्यायवादी के सहायक ही होते हैं, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी मददगार होते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता का जो संविधान में कोई बात अगर उल्लेख की करी जाए तो महाधिवक्ता का संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख है नहीं। ठीक है, और एक और बात होता है कि महान्यायवादी जो है आपका वो कैबिनेट का सदस्य नहीं है। महान्यायवादी जैसे कि आपको पता है पूर्णकालिक सरकारी वकील भी नहीं है, पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं है ना, इसलिए तो उनको कई बार क्या होता है कि जो उनकी निजी सलाह है उनमें ज्यादा रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है ना। तो ऐसे ही क्या है कि महान्यायवादी कैबिनेट के सदस्य नहीं है। तो जो सरकारी स्तर पर कैबिनेट, जो सरकारी स्तर पर विधिक मामले होते हैं उनको देखने के लिए, उनको डील करने के लिए, उनको संभालने के लिए क्या होता है, उनके लिए फिर कैबिनेट में, केंद्र में एक अलग से विधिक मंत्री होता है, एक अलग विधि मंत्री होता है जो उन मामलों को डील करता है जो कि सरकारी होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो सरकारी विधिक मामले होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको डील करने के लिए, उनको देखने के लिए एक अलग कैबिनेट विधिक मंत्री होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 105 पता चल गया, 86 88 पता चल गया और 76 पता चल गया। इसमें 3 ही अनुच्छेद हैं जो कि आपको समझने की जरूरत थी। तो आई डोंट थिंक कुछ बचा है आपके समझने में, सब आ गया होगा समझ में। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, बहुत क्लियर चैप्टर है ना। एक बार पढ़ लोगे, दूसरी बार रिवाइज करोगे तो आई थिंक ये जन्म जन्म क्लियर रट जाएगा। जन्म जन्म क्लियर नहीं तो कम से कम आप IAS में 2-3 साल काम करोगे तब तक तो रट ही रहेगा दिमाग में, है ना। क्योंकि जब बात समझने की होती है तो आई थिंक हम भूलते रहते हैं, है ना। बट ये है कि कोई चीज प्रैक्टिस में नहीं होती है तो भूल भी जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर चैप्टर समझ आ गया तो लाइक, पहली बार बोलने जा रही हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, औरों का भी भला करें अपने साथ साथ। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ ना कि याद आ गई मुझे कि हंसते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए और दूसरों की हेल्प करिए, है ना। किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर की किसी भी पीड़ा का, दुख का कारण आप ना बने। तो आज आप एक काम करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों की मदद करें, है ना। इतना बुरा तो नहीं पढ़ाती हूँ कि ये समझ नहीं आएगा उनको, वैसे कि ये चैप्टर समझ आ जाएगा जिसको भी समझाऊंगी मैं, ना। जिसने भी पढ़ा उसे क्लियर हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चैप्टर, वेरी श्योर। तो कुछ और लोगों की मदद कर दो, है ना। आई थिंक अच्छी बात है ये, बहुत मदद करनी। बाकी पेपर है आपका, अच्छे से पेपर दो। आज ओथ हो गई है, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है भाई, बाकी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों ने भी ले ली। 1.5 घंटे तो हम शपथ देख के आए। तो चलिए खुश रहिए, मजे करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से ध्यान रखिए और मदद करिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी सारी वीडियोस देखिए ना, जितनी भी बनाई है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस दैट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।